Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. So my name is Shailendra Dwivedi. Today I am going to start mechanical properties of fluid lecture number 4. तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लो के बारे में। लिक्विड फ्लो कैसे करता है, कितने टाइप का फ्लो कर सकता है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या इसकी एनर्जी है, ठीक है ना, क्या क्या लॉ बनाए गए हैं, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, विस्कोसिटी के बारे में। मतलब जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसके लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। उसका फार्मूला डिराइव किया अपने, साथ ही साथ टर्मिनल वेलोसिटी का भी फार्मूला आपने सीखा है ना। और उस विस्कोसिटी को कैसे इफेक्ट करेगा टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, वो भी हमने बात की आपसे, है ना। और इस पर न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व किए होंगे, कुछ ना कुछ 2-4 किए हैं ना, और भी कोशिश करिए अपने से सॉल्व करने की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो पहली हेडिंग इसमें बनेगी आज के इस लेक्चर में, स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बनेगी, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये कैसा फ्लो होता है आज पहले ये सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड फ्लो करता है, आप भी जानते हो। तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, आइए देखिए। जैसे मान लो कि आपके पास एक ट्यूब है। ट्यूब मतलब क्या होता है, पाइप, है ना, मान सकती हो। एक ट्यूब है, पाइप जिसे पानी फ्लो कर रहा है। वो ट्यूब ऐसे कुछ है, ऐसे ट्यूब टेढ़ा मेढ़ा है ना। तो उसमें लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, लिक्विड। मान लो ये लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे। ये लिक्विड फ्लो कर रहा है बहुत तेजी से। क्या हम इसे स्ट्रीम लाइन कह सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन कैसे पहचानेंगे आप लोग स्ट्रीम लाइन, डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन कर से किया गया है वो समझिए। जैसे मान लो कि हमने एक पॉइंट चूज किया ये, और यहां पर जो लिक्विड का एक पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस पर यहां पर स्पीड, ये हमने पॉइंट कहा ए, यहां पर स्पीड क्या है, वी है। क्या है, वी। एक पॉइंट हमने यहां लिया बी, यहां पर डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी वी बी है। क्या है, वी बी। इस जगह डायरेक्शन क्या है, इस जगह डायरेक्शन हमारा कुछ यूं है, ऐसे वी ए, है ना। डायरेक्शन ये है। अब सवाल ये है कि जो ये पार्टिकल है क्या यहीं रहेगा अभी, ये आगे बढ़ जाएगा ना कुछ देर बाद, फिर ये बी पहुंचेगा, बी वाला कहाँ पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। इस तरह से सभी पार्टिकल्स चलते रहेंगे। तो जो ए पर आने वाले पार्टिकल हैं पीछे से, है ना, जो कहाँ पे आएंगे, ए पर पहुंचेंगे पार्टिकल पीछे वाले, उनका भी डायरेक्शन यही होना चाहिए और वेलोसिटी भी यही होना चाहिए, पाथ भी यही होना चाहिए। क्लियर। अब ये पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा तो इसकी जो वेलोसिटी वी बी है, तो यहाँ से जो पार्टिकल यहाँ पहुँचेंगे उन सब का वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वी बी होना चाहिए। डायरेक्शन यही होना चाहिए, पाथ भी यही होना चाहिए। तो कहेंगे कि सभी पार्टिकल्स एक ही पाथ को फॉलो करते हैं, एक ही पाथ को फॉलो करते हैं और सबका डायरेक्शन किसी भी गिवन पॉइंट पर सेम है और वेलोसिटी भी सबका सेम है।
तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इस स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो हम लोग पार्टिकल्स जो जिस पाथ को फॉलो करते हैं, जिस पाथ को फॉलो करते हैं उस पाथ को कहते हैं स्ट्रीमलाइन। क्या कहते हैं? हाँ, जिस पर हम किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन बता सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट डायरेक्शन इधर है ना। तो जिस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकें, डायरेक्शन बता सकें, ऐसे इमेजनरी लाइन को, इमेजनरी पाथ को हम लोग कहते हैं क्या? स्ट्रीम लाइन। क्लियर? तो ऐसे अगर आप इमेजिन करेंगे बहुत सारे स्ट्रीम लाइन मिल जाएंगे आपको, है कि नहीं? पूरा एक स्ट्रीम लाइन ऐसे मिल जाएगा। और स्ट्रीम लाइन का जो बंडल्स होता है, सेट होता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। क्या कहते हैं? ट्यूब ऑफ फ्लो। क्लियर? तो पहला काम करिए, डायग्राम बना लीजिए स्ट्रीमलाइन फ्लो में और फिर इसका डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाइए फटाफट बिना किसी देरी के। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हम लोग बता सकें। स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन अ लिक्विड flows such as all particles of liquid follow the same path and same direction with same velocity at a given point, then the flow is called streamline flow। ठीक है ना, यही है डेफिनेशन। क्योंकि डेफिनेशन आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन है क्या आखिर में। ठीक है ना, ये है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो बहुत सारे प्रकार के फ्लो होते हैं, बहुत फ्लो होते हैं। बेसिकली हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो समझना था। ठीक है, ये है स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल आप इसके बता सकते हो, किसी ट्यूब में वाटर का फ्लो है ना, किसी आप कह लीजिए कि जैसे कोई वो है, क्या कहते हैं, नाली पतली सी है ना, उसमें जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? वो भी स्ट्रीमलाइन ही है। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी फ्लो होते हैं आप अपने जो अगल बगल देखते हैं वो सभी क्या होते हैं? स्ट्रीमलाइन होते हैं। लेकिन जैसे बात आती है कि जो रिवर होता है उसमें साइक्लोन आता है, ऐसे गोल गोल घूमता है ना, उसका फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता वो, है ना। जो लेक होता है, लेक से मतलब झरना समझते हैं ना आप लोग,
झरने का पानी जो होता है गिरता है वो कौन सा फ्लो करता है, वो स्ट्रीमलाइन नहीं होता। तो ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं? हाँ, इसमें पैराग्राफ चेंज कर लिखना है। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? एन इमेजनरी पाथ। पैराग्राफ चेंज कर लिखोगे एन इमेजनरी पाथ along which liquid particles can move that is called streamline। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन कहते हैं। ठीक है ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जैसे मान लो कई स्ट्रीम लाइन है, मैं इसको इरेज करता हूँ। मान लो एक स्ट्रीम लाइन ये है, एक स्ट्रीम लाइन ये है, एक स्ट्रीम लाइन ये है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम लाइन है ना, बहुत ढेर सारे स्ट्रीम लाइन है। तो इस स्ट्रीम लाइन को हमें सबका बंडल बनाए, एक सेट बनाए, तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या होगा? एक ट्यूब का निर्माण करता है ना। किसका निर्माण करता है? एक ट्यूब का। तो इन सभी पाथ के अलोंग क्या करते हैं? पार्टिकल्स क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। तो क्या लिखेंगे? बंडल्स ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर्मिंग अ ट्यूब। क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? बंडल्स ऑफ स्ट्रीम लाइन forming a tube is called tube of flow। The bundles of streamline forming an imaginary tube लिख देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। forming an imaginary ट्यूब इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। उससे हम लोग ट्यूब ऑफ क्या कहते हैं? फ्लो कहते हैं। ठीक है। कई बंडल लाइंस हैं स्ट्रीम लाइन, इनका एक हमने सेट बना दिया, इमेजिन किया है, ये रियल नहीं होता। ठीक है। तो इनका एक हमने ट्यूब समझ लिया कि ये ट्यूब है, तो इसे कहते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। मतलब इसी के अलोंग क्या कर रहा है? हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है। ट्यूब ऑफ फ्लो के अलोंग लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो यहां ईच पॉइंट पर वेलोसिटी का वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। बोलो है ना। अगर ये वेलोसिटी सब जगह इक्वल हो तब क्या बताएंगे? ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सबका डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो? सेम हो। हाँ, तो आप कह सकते हैं ऑल स्ट्रीम लाइन, ऑल स्टेडी फ्लो, वो सभी क्या है? स्ट्रीम लाइन है। लेकिन सभी स्ट्रीम लाइन को हम लोग स्टेडी फ्लो नहीं कह सकते। ठीक है ना। तो आप ये नोट कर लिया आपने। अब इसके नीचे पैराग्राफ चेंज कर लिखना। If velocity of liquid particles are same, velocity of liquid particles are same at each point, that is called steady flow। that is called क्या कहेंगे इसे हम? steady flow। ठीक है, steady flow।
पैराग्राफ चेंज कर आप लोग लिख लीजिए। एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ वाटर इन अ ट्यूब, फ्लो ऑफ वाटर इन अ ट्यूब, is streamlined flow, is streamlined flow or steady flow। ट्यूब में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसे में स्ट्रीमलाइन कहेंगे, साथ साथ में स्टेडी फ्लो है वो, ठीक है। इज स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो, लिख लिया रिचल। हेडिंग डाल दो टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। अब ये कैसा फ्लो होता है, जैसे मान लो ये लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे, है ना, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। इस पॉइंट पर सबका डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। ऐसे लहर मारते हुए जा रहा है, ऐसे ऐसे, जैसे समुद्र किनारे वाला जो पानी होता है ऐसे से लहरा मारता रहता है ऐसे ऐसे, तो क्या कहेंगे इसे, टर्बुलेंट फ्लो। हिंदी में कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह, है ना। तो ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। क्या है, तो ये सभी पार्टिकल्स एक ही पाथ को फॉलो नहीं करती, सबका पाथ क्या होता है, अलग होता है। वेलोसिटी भी क्या होती है, पार्टिकल्स की अलग होती है। एग्जाम्पल आप लोग लिख ही सकते हैं, है ना। फ्लो ऑफ लेक वाटर, फ्लो ऑफ झील का जो पानी होता है वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर है। चलिए, ये तो फ्लो के बारे में हो गया। तो टर्बुलेंट फ्लो भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, अब टर्बुलेंट फ्लो हो गया, स्टेडी फ्लो हो गया, है ना। कुछ और भी फ्लो होते हैं, जैसे कि लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है, जब कोई लिक्विड इस प्रकार से फ्लो करे, वो भी ये स्ट्रीमलाइन की तरह होता है, इस तरह फ्लो करे कि उसका ईच लेयर एक लैमिना की तरह बिहेव करे। ईच लेयर कैसा बिहेव करे, लैमिना। जैसे कि आपका ये टेबल क्या है, एक लैमिना ही है, इस तरह से फ्लो कर रहा हो। जैसे मान लो कोई एक नाली इस तरह से है और इसमें लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा हो, तो उसका ईच लेयर क्या है, लैमिना की तरह बिहेव करता है तो स्टेडी फ्लो, लेकिन उसे हम लोग लैमिनार फ्लो कहेंगे, लैमिनार फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये भी होता है, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्या। हाँ, तो हेडिंग रहेगा क्रिटिकल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी या लिमिटिंग वैल्यू है लिक्विड की फ्लो की, जहां तक कि स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहता है ना। तो हेडिंग क्या रहेगा आपका, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, ये फ्लो ऑफ लिक्विड का वह लिमिटिंग वैल्यू है वेलोसिटी का, कि जहां तक अप टू विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहता है, और जिसके ऊपर फ्लो बिकम टर्बुलेंट, मतलब फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है।
अगर हम उस फ्लो से ज़्यादा स्पीड, अगर हम लिक्विड को फ्लो कराएंगे ज़्यादा स्पीड से, तो उसका फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट हो जाएगा, है ना। और जहाँ तक स्ट्रीमलाइन फ्लो को मेंटेन रखता है, अप टू विच, ऐसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्या है? फ्लो ऑफ लिक्विड की वो लिमिटिंग वैल्यू है। किसकी वैल्यू? या मैक्सिमम वैल्यू कह लीजिए, कि जहाँ तक स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है ना। किस फ्लो में फ्लो होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो में वो फ्लो कर रहा हो। और जिसके ऊपर अगर आप चले गए, स्पीड बढ़ा दोगे, तो फ्लो हमारा क्या होता है? टर्बुलेंट हो जाता है ना। एक लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू है कह सकते हैं। तो लिखना इसमें, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। डेफिनेशन लिखिए पहले, द मैक्सिमम velocity of flowing liquid up to which liquid flows in streamline flow. Liquid flows in streamline flow. Streamline flow, and above which flow become turbulent. लिख लिया? फ्लो क्या होता है? बिकम टर्बुलेंट। लिख लिया बच्चों? is called critical velocity, is called critical velocity. Clear? is called critical velocity. ठीक है। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है? तो इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय VC, इट इज डिनोटेड बाई VC से डिनोट करते हैं। किससे? VC से। और VC की जो वैल्यू होती है K इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी, ये फार्मूला है, जिसमें K क्या है आपका? K है रेनॉल्ड नंबर। ये जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन डायमेंशनल मेथड तरीके से हुआ है। इसकी प्रूविंग डायमेंशनल प्रोसेस से होगा, कोई इसका अपना फिक्स प्रोसेस नहीं है। ये रेनॉल्ड ने दिया था, तो इसलिए K यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, रेनॉल्ड नंबर, जो कि डिसाइड करेगा लिक्विड कौन से फ्लो में फ्लो कर रहा है। ठीक है। D है डायमीटर ऑफ ट्यूब, जिस डायमीटर में ट्यूब में वो फ्लो कर रहा है उसी का क्या है? ये डायमीटर ऑफ ट्यूब। और ईटा तो पता ही होगा क्या है, ईटा तो पढ़ रखा है ना, क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। और रो क्या है? डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है वो आपको रो न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा। इतनी बातें नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो ये था। अब रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है
अलग अलग फ्लो के लिए अलग अलग होती है। फॉर स्टीडी फ्लो, अगर कोई लिक्विड स्टीडी फ्लो में है, आप K की वैल्यू क्या ले लोगे, 1000 या लेस देन 1000, 1000 से कम भी है ना, अगर 1000 से कम भी है तो भी क्या लेंगे, उसे हम स्टेडी फ्लो लेंगे, ठीक है ना। और अप टू विच K इक्वल टू 2000, ठीक है ना। अगर 2000 तक है तो क्या है, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। बोलो क्लियर हुआ। K की वैल्यू अगर हमने 1000 रखे हैं तो क्या होगा, स्टेडी फ्लो को दर्शाता है, दिखाता है। और 1000 से ऊपर 2000 तक है तो क्या होगा, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। और 2000 से अगर 3000 के बीच में हो तब क्या होगा, फॉर अनस्टेबल फ्लो, अगर फ्लो क्या है, अनस्टेबल है, तो K की वैल्यू लेंगे बिटवीन 2000 टू 3000। 3000 और 2000 के बीच में अगर कोई वैल्यू दिया है तो क्या शो करता है, अनस्टेबल फ्लो। क्या शो करता है, अनस्टेबल फ्लो, ठीक है। तो और टर्बुलेंट फ्लो है तब क्या होगा, फॉर टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट की स्पेलिंग क्या है, TER है कि TUR है, TER है ना, हाँ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो है तो K की वैल्यू क्या होगी, 3000 या इससे ज़्यादा, ठीक है ना। टर्बुलेंट फ्लो अगर 3000 है तो क्या शो करेगा, सॉरी K की वैल्यू 3000 है तो टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा, 3000 के ऊपर है तभी टर्बुलेंट फ्लो ही शो करेगा। 3000 से नीचे है, 2000 के बीच में है तो अनस्टेबल फ्लो है, मतलब कभी स्ट्रीमलाइन कभी टर्बुलेंट फ्लो, इस तरह से वो चेंज हो रहा है बार बार, तो अनस्टेबल है वो। और स्ट्रीमलाइन है तो कितना लेंगे, K की वैल्यू 2000 लेंगे, स्टेडी है तो कितना लेंगे, 1000, ठीक है। ये था क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। याद रखना VC इक्वल टू K ईटा बाई रो इंटू डी। तो रेनॉल्ड प्रोफेसर थे, उन्होंने दिया है और हम लोग इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, नो, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे आइडियल लिक्विड की या आइडियल फ्लूइड कह लीजिए। तो हेडिंग क्या रहेगा, आइडियल फ्लूइड। क्या हेडिंग रहेगा, आइडियल फ्लूइड, ये नोट कर लिया है। हेडिंग रहेगा आइडियल फ्लूइड। क्या होता है आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस से, तो जिसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी, देखो गैस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं ना, क्या लिक्विड को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, नहीं। तो फ्लूइड का मतलब है हम लिक्विड और गैस दोनों को मिला के बात करेंगे। तो जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, मतलब कोई भी विस्कस फोर्स काम ना कर रहा हो, और जिसका कॉम्प्रेसिबिलिटी 0 हो, मतलब जिसे कॉम्प्रेस ना किया जा सके, ऐसे फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल। तो ऐसी दुनिया में आज तक कोई बना ही नहीं है जिसे हम कंप्रेस ना कर सके। बोलो है कि नहीं ऐसा, हाँ। तो जिसे कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब कंप्रेसिबिलिटी 0 है ना। तो कहेंगे अ
a fluid has zero viscosity and zero compressibility that is called ideal fluid। उससे हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है ना। आइडियल का मतलब जो दुनिया में है ही नहीं, ना आइडियल स्टूडेंट, ना आइडियल टीचर, है ना आइडियल मदर, ना आइडियल पापा, कोई नहीं है ना। लेकिन हम कुछ लोग को आइडियल मान लेते हैं, जो 90% तक हो, 95% तक हो, उन्हें हम आइडियल मान लेते हैं, 95%, 98% तक, है ना। तो आइडियल का मतलब यही होता है कि जिसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बिल्कुल क्या हो, ना हो, जीरो के बराबर हो, मतलब कि बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, जिसे कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, ऐसे फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहेंगे। जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, मतलब कि बिल्कुल विस्कस फोर्स ना लगे, जैसे तारपीन का ऑयल होता है, बहुत पतला होता है, तारपीन ऑयल, जो कि पेंट वगैरह में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तारपीन, है ना, हिंदी में तारपीन ही कहते हैं। तो तारपीन का जो तेल होता है उसे पेंट में मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं मालूम? पेंट को पतला करने के लिए। जब पेंट बहुत गाढ़ा होता है, अगर हमें पतला कोटिंग करना है तो क्या करते हैं? तो उसमें तारपीन ऑयल मिला देते हैं, तो पेंट क्या होता है हमारा, पतला हो जाता है ना। उसके हिसाब से फिर हम अपना वर्क करते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि विस्कोसिटी क्या होती है, उसकी बहुत कम होती है, ठीक है। तो फिर भी उसे हम आइडियल मान सकते हैं, लेकिन आइडियल है नहीं। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इस आइडियल फ्लूइड का मतलब हम ये कह रहे हैं कि आइडियल लिक्विड पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? आइडियल लिक्विड, मतलब लिक्विड की बात करेंगे, फ्लूइड मतलब लिक्विड। तो हम वो लिक्विड की बात करेंगे जिसे कॉम्प्रेस तो होता ही नहीं है और जिसकी विस्कोसिटी भी क्या हो, ज़ीरो हो। क्लियर? तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हेडिंग रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो पहले आप लोग ये अपना बना लीजिए हेडिंग, थोड़ा सा ये तो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, और इसका प्रिंसिपल भी अपने आप में यही है। तो क्या करेंगे कि हम ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक ट्यूब है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है। ये XY ट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। ये अच्छा कम लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है यहाँ का, A1, यहाँ का A2। यहाँ लिक्विड इंटर्स करता है V1 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ बाहर निकलता है V2 मीटर पर सेकेंड से। दोनों की जो स्पीड क्या है, दोनों एंड पे अलग अलग है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब है। इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, ये सब जगह इक्वल नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि वेरिएबल है, कि यहाँ से यहाँ तक जो है चेंज हो रहा है लगातार क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिया A1, यहाँ पर लिया A2। लिक्विड यहाँ से एंटर्स करता है V1 स्पीड से, यहाँ निकलता है बाहर V2 स्पीड से, है ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो लेट
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड एट एक्स एंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कितना हो जाएगा ये? v1 मीटर। कितना हो जाएगा? v1 मीटर, क्योंकि स्पीड क्या होने मान रखा है? v1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम एंटर्स करेगा? तो वॉल्यूम एंटर्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम एंटर्स करेगा? A1 इंटू V1 कर देंगे। इतना वॉल्यूम एंटर्स करेगा यहाँ पे। कितना? A1 V1 वॉल्यूम। डिस्टेंस क्या है? V1 मीटर है यहाँ पे 1 सेकेंड में, और एरिया कितना है? यहाँ का A1 है। तो कितना वॉल्यूम होगा 1 सेकेंड में? A1 इंटू V1। ये बात 1 सेकेंड कर रहे हैं हम। कितने सेकेंड की? सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड के लिए। तो एम कहाँ? एम V1 मीटर है वो बेटा, V1 मीटर। ठीक है। 1 सेकेंड में मास कितना एंटर्स होगा? मास ऑफ लिक्विड enters in 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना मास एंटर्स करेगा? हम मान लेंगे m1। तो वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 V1 रो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 1 सेकेंड में इतना मास एंटर करेगा x एंड पे, तो कितना मास लिक्विड का निकलेगा y एंड से? इसी तरह वो भी निकाल सकते हैं, है ना? सिमिलरली लिक्विड एमर्ज आउट। ये कहाँ पे है? एट एक्स एंड पे। एट एक्स एंड की कहानी है। इन 1 सेकेंड एट वाई एंड। वाई एंड पे कितना लिक्विड निकलेगा? मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड एमर्ज आउट इन 1 सेकेंड एट वाई एंड। ये हो जाएगा m2 इक्वल टू A2 V2 रो। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां तक नोट कर लो पहले, सेकेंड तक। तो यहाँ पे जो है ट्यूब आपका जो है, जो ये ट्यूब दिख रहा है, इसमें पानी इकट्ठा नहीं होता, लिक्विड इकट्ठा कलेक्ट नहीं होता। तो मास क्या है? कंजर्व है। यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से मतलब यहाँ से एंटर्स करता है, यहाँ से निकल जाता है। तो ये मास क्या है? कंजर्व है। तो हम कह सकते हैं m1 बराबर m2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पे लिखेंगे, according to law of conservation of momentum, m1 is equal to m2। इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। m1 और m2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। A1 V1 इज इक्वल टू, या रो भी है, A2 V2 रो। रो से रो कैंसिल। कितना आएगा? A1 V1 बराबर A2 V2। A1 V1 बराबर क्या आ गया? A2 V2। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन नंबर फोर्थ। और बाई इक्वेशन फोर्थ से हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट। क्लियर? मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है ईच पॉइंट ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के ईच पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा।
जितना x एंड पर मिलेगा उतना ही y एंड पर मिलेगा। तो a इंटू वी क्या गया, कांस्टेंट। लिख लो पहले यहाँ तक। इक्वेशन फोर्थ बनाओ, फोर्थ से क्या लिखेंगे, a इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, कह लीजिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है पर सेकंड। वॉल्यूम पर सेकंड को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, मतलब रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है ईच पॉइंट पे, आप ये कह सकते हो। ठीक है ना, क्या कह सकते हो, रेट ऑफ फ्लो इज द कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑफ ट्यूब। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी का निकालें तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1 अपॉन एरिया। मतलब जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। इसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड, इसको नीचे लिख लेना, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? V प्रोपोर्शनल टू 1/E। डन, क्लियर है? चलो, ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका यूज़ हम करेंगे वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा हो और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब हो। क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब हो। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब लिक्विड फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, है ना, किसी ट्यूब के थ्रू फ्लो हो रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो में। तो जब लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो उस फ्लो करते समय उसके पास कितनी एनर्जी है, कौन कौन सी एनर्जी है उसके होल वॉल्यूम में और यूनिट वॉल्यूम में। तो हम लोग यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी निकालते हैं। तो हेडिंग रहेगा एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड। डालिए हेडिंग, एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड। ठीक है, एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड, एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड। इसमें हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर रहेगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले एनर्जी तो यही रहेगी, है ना। अगर कोई फ्लूइड v स्पीड से क्या कर रहा हो, मूव जा रहा हो, स्टेडी फ्लो कर रहा हो, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, इसमें हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यानी हाफ mv² इंटू v²। और ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपका, डेंसिटी, तो आएगा हाफ ρv²। यह है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हाफ ρv²। v वेलोसिटी है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम का।
अब इसी फार्मूले से हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी हेड। क्या निकालते हैं? वेलोसिटी हेड। अगर मैं इसमें रो इंटू जी से डिवाइड कर दूं, किससे? रो इंटू जी से, तो क्या मिलेगा हमें? वेलोसिटी हेड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी हेड। तो वेलोसिटी हेड लिख लेना नीचे इसी में, वेलोसिटी हेड भी कितना होगा? वेलोसिटी हेड कितना होगा? हाफ रो वी स्क्वायर बाई रो जी से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम? रो जी से डिवाइड कर देंगे, यानी रो से रो क्या होगा? कैंसिल, आएगा वी स्क्वायर बाई 2g। वेलोसिटी हेड कितना आ जाएगा? वेलोसिटी हेड कितना आएगा बेटा? वी स्क्वायर बाई 2g। वेलोसिटी हेड क्या है? एक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, छोटा सा यूज कुछ नहीं है, मतलब वेलोसिटी का इसमें वैल्यूएशन कितना ज़्यादा है ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हेड है वेलोसिटी, मतलब इसमें मेन जो उसमें रीज़न है वो क्या दिखाएंगे? वेलोसिटी दिखाएंगे। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसी में हम रो जी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? वेलोसिटी हेड मिल जाता है। ये भी एक एनर्जी ही होती है। क्या होती है? हाँ, एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट कह लीजिए। ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी के कारण टोटल एनर्जी जो होगी वो वेलोसिटी हेड होगी। कोई कन्फ्यूजन इसमें? तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। उसके बाद अब कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे इसकी? सेकंड नंबर आएगी पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड नंबर क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मान लेते हैं कोई लिक्विड h हाइट पर फ्लो कर रहा हो, h हाइट पर फ्लो कर रहा हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बताएंगे? mgh। यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा? रो जी एच। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कितना आया? रो जी एच। फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच। लिख लिया? हाँ, रो जी एच। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसमें ग्रेविटेशनल हेड निकालते हैं, क्योंकि हाइट पर डिपेंड करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इसमें, तो हम ग्रेविटेशनल हेड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ग्रेविटेशनल हेड। ये भी एक एनर्जी है, तो रो जी एच में क्या करेंगे? वही रो जी से डिवाइड कर देंगे, रो जी कैंसिल, कितना आएगा? एच। तो ग्रेविटेशनल हेड क्या होता है? हाइट के बराबर होता है। कितनी हाइट पर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल हेड बताता है। ठीक है, तो दो एनर्जी ये हो गई, और थर्ड एनर्जी है प्रेशर एनर्जी। थर्ड नंबर डाल दीजिए, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी। चलिए, मान लो कोई लिक्विड पी प्रेशर से एंटर्स करता है। लेट अ लिक्विड एंटर्स, ENTERS, एंटर्स, कोई एंटर्स विथ प्रेशर P, विथ प्रेशर P प्रेशर से एंटर्स करता है,
ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या करता है, लिक्विड ट्रेवल्स डिस्टेंस x, कितना ट्रेवल करता है, डिस्टेंस x डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा इसमें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x, बिकॉज प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क डन कितना आएगा, W इक्वल टू प्रेशर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो सही है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं क्या, वॉल्यूम। तो फाइनली कितना आएगा ये, W इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। यही वर्क डन क्या है, प्रेशर एनर्जी है ना, यही क्या है आपका, प्रेशर एनर्जी। दिस इज प्रेशर एनर्जी, मतलब ये कितना है, प्रेशर एनर्जी, ये आपका आ रहा है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। लेकिन जब भी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात आएगी, यूनिट वॉल्यूम, तो क्या होगा, इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम कैंसिल, कितना आएगा, नेट प्रेशर। मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, जो आपने नेट प्रेशर अप्लाई किया वही नेट प्रेशर क्या है आपका, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और कुछ नहीं है। क्लियर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बताएंगे, नेट प्रेशर, जो भी आपने नेट प्रेशर अप्लाई किया वही क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो PE पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू PV बाई V कैंसिल, बचेगा कितना, P। यही P हमारा क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, ये हम लोग निकाले कैसे हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा करके। यहाँ वर्क जो है वो कितना होगा, फोर्स F इंटू डिस्टेंस x, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर एरिया हो जाएगा x, एरिया इंटू x जो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। तो फाइनली ये आ जाएगा आपका। ठीक है, हो गया सब ध्यान से। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा हमारा, प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें भी प्रेशर हेड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे इसमें, प्रेशर हेड है ना। तो प्रेशर हेड कितना होगा, प्रेशर हेड, तो क्या करेंगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे रो जी से। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, P अभी निकाले हैं, इसमें रो जी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये प्रेशर हेड का फार्मूला बन गया, ये भी एक एनर्जी ही है। ठीक है ना, तो प्रेशर हेड कितना होगा, P बाई रो जी। तो ये तीन तरह से प्रेशर एनर्जी है जब कोई लिक्विड फ्लो करता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ये तीन अलग अलग तरीके की एनर्जी होती है यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, अब टोटल एनर्जी अगर बात करें कितना होगा, तो
अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या करना चाहेंगे? सबको ऐड करना चाहेंगे? बोलिए। अगर मैं कहूं आपसे कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तीनों को आप ऐड करोगे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब फ्लोइंग लिक्विड कितना होगा? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। यही है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ठीक है, यही है। ये किसी ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब में, तो उसमें टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। बोलो क्लियर है? ये है क्या कहते हैं एनर्जी के बारे में। अब इसी एनर्जी पर एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, उनका नाम है बर्नौली। क्या नाम है? बर्नौली। पढ़ा है ना? उन्होंने इस पर एक प्रिंसिपल दिया है, बढ़िया सा लॉ दिया है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो ईच पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है। इसे हम लोग कहते हैं बर्नौलीज का प्रिंसिपल। तो डाल दीजिए हेडिंग इसके बाद, बर्नौलीज प्रिंसिपल। BERNOULLI, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। ये उसके लिए है जब कोई आइडियल फ्लूइड, आइडियल लिक्विड या रियल लिक्विड की बात नहीं की जा रही, किसकी? आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा हो स्ट्रीमलाइन फ्लो में किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब में। ऐसे जगह पे बात हो रही है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेंस कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑफ ट्यूब। दैट्स इट। ठीक है ना? तो लिखेंगे डिफिनीशन इसका, लिखिए। When an ideal liquid flows in a streamline flow, लिखा streamline flow in a आगे लिखिए, flows in a non-uniform cross-sectional tube, in a non-uniform cross-sectional tube, cross-sectional tube लिखा। then total energy per unit volume, total energy per unit volume of flowing liquid remains constant at each point of tube, ठीक है ना? तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? एक तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना? लिख सकते हैं दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी के कंजर्वेशन की क्या है, एक लॉ है। बोलो सही बात है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो पैराग्राफ सेंस में लिखेंगे दैट इज आई ई पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर बना देंगे फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी क्या है, ये अपने आप में क्या है, बर्नौलीज का प्रिंसिपल है, ठीक है। ये क्या है, बर्नौली का प्रिंसिपल। इसको और मॉडिफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग कहते हैं डायनेमिक प्रेशर। क्या कहते हैं, डायनेमिक प्रेशर, और इसे कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। मतलब कह सकते हैं क्या, डायनेमिक प्रेशर प्लस स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट। याद रहेगा, डायनेमिक प्रेशर प्लस स्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल है। अगर ऐसा भी लिखा है तो भी क्या है, वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल को शो करता है, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन में हम रो जी से डिवाइड कर दें। किससे, फर्स्ट में डिवाइडिंग बाय रो जी, डिवाइडिंग बाय रो इंटू जी, तो P बाई रो जी मिलेगा प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई जी मिलेगा प्लस एच बराबर कांस्टेंट। क्या ये बर्नौली प्रिंसिपल है, ये भी क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है और ये ग्रेविटेशनल हेड है। मतलब तीनों हेड भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। डिवाइडिंग बाय रो जी, तीनों हेड हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है। इस इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं मालूम है, पैराग्राफ चेंज के लिखिए। इक्वेशन फर्स्ट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैन ऑल्सो बी रिटन एज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बोलो सही है। ये भी क्या है, आपका बर्नौलीज का प्रिंसिपल है। अगर ऐसा भी आपने कहीं देखा तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे, ये दूसरे पॉइंट के लिए है ना। आगे बराबर P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो जी H3 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे समझ में याद हो गया प्रिंसिपल, बोलो याद हो गया।
कि नहीं याद हुआ? ये याद हुआ? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही है बर्नौलीज का प्रिंसिपल। अगर एग्जाम में आता है आपके एनुअल एग्जाम में तो आप इसे ऐसे ही लिखना, प्रूफ। अब ये प्रूविंग नहीं हुआ है अभी, ये सिर्फ हमने स्टेटमेंट दिया है। तो ये 2 नंबर 3 नंबर अगर पूछता तो ऐसे लिखना है, जब कहेगा प्रूफ करना तब इसको आगे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो आज तो प्रूफ नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ही होने चला है लगभग, तो सिर्फ इतना ही रह पाएगा आज, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो प्रूविंग होगी वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। ये लेक्चर 4th है ना, तो 5वें लेक्चर में हम इसे प्रूफ करेंगे। और इसके 2 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, वेंचुरीमीटर और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ठीक है ना, या इसे हम लोग लॉ ऑफ इफ्लक्स भी कहते हैं या टोरिसेलीज लॉ भी कहते हैं। तो 2 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रूविंग के साथ साथ में। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।